You're watching Newstainment Television. क्या पहचान है, क्या बात है, क्या बात है। एकदम धमाल है भाई। आज की तो बहुत ही गर्मा गर्म आज धमाका हो रहा है भाई इंडिया में, तो आज दुनिया में। एंड आजकल अभी सचमुच दादा हर दिन ही ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ धमाका होता है और उस धमाके की जो लहर है, जो क्या बोलते हैं उसको, उसका असर है, वो चारों तरफ फील होता है। रिपल सबसे पहले इफेक्ट। धमाका तो मैं आपको वो वाला बोलना चाहता हूँ, वाला आपको पता है क्या? हाँ, क्या क्या? ये लोगों ने इंडिया पैसा लीग को सस्पेंड कर दिया भाई। हाँ, इंडिया पैसा लीग। अच्छा है। एक्चुअली हाँ, मैं भी मैंने दोपहर को शाम को देखा है। आई एम वेरी हैप्पी। आत्मा जाग गई फाइनली कि नहीं यार, ऐसे माहौल में। वैसे मेरे को पहले दिन से आई वॉज हैप्पी फॉर क्रिकेटिंग फैंस कि भाई कम से कम चलो उनको थोड़ा सा देखने का मौका मिलेगा। आईपीएल का अपन को क्रेज था जब तक अपन अपडेट्स वगैरह देते थे रेडियो पे। उसके बाद से तो मतलब उतना ज्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन भाई जो लोग देखने वाले उनको तो पसंद आता ही। और ऐसे माहौल में मुझे ये लगा था कि चलो भाई ठीक है, क्रिकेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब शुरू हुआ था तब तो इतनी हालत खराब नहीं थी, लेकिन तब भी मन में दादा मेरे को आया था कि दिस इज नॉट लुकिंग गुड यार। कि आप पूरे देश भर में लोगों को बोल रहे हो कि स्टे एट होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वेयर मास्क, और ये लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। मुझे तो वैसे भी क्रिकेट पसंद नहीं है एज अ गेम, बिकॉज गुलामों का गेम है वो। मुझे तो वो शुरू वहां से होती मेरी खुन्नस। जो भी साले गुलाम थे अंग्रेजों के, वो गेम खेलते हैं ये, तो मुझे खुन्नस वहां से है। गुलामों का खेल है बोले। आईपीएल तो आई रियली हेट एंड आई वाज सो हैप्पी। सी ये लोग ने बंद किया नॉट बिकॉज दे उनको चिंता थी देश की। जब उनके खुद के खिलाड़ी पॉजिटिव हो गए ना कोविड, तब उन्होंने बंद किया। That's a very nice point दादा। मुझे लगता है कि हाँ, उनको लगा कि यार अब और ज्यादा ना बिगड़े, हमारे आंग पे ना आने लगे, कोई प्लेयर का एक आध कोई जबरन को कुछ हो ना जाए, तो उसके पहले ही बंद कर दो, वरना पूरा ब्लेम हम पे आ जाएगा। वो कहते हैं ना उनके GMM हो गए, GMM। अब फुल फॉर्म सबको पता है GMM क्या होता है फुल फॉर्म, तो वो हो गया। और बायो ऑब्जेक्शन, मेरे को नहीं पता है भाई ये GMM क्या होता है। मतलब मैं तेको बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा सा अभद्र भाषा का प्रयोग है, लेकिन जो समझ गए तुझे मैं ऑफलाइन सिखाऊंगा कि उनका GMM हो गया। लेकिन द पॉइंट बीइंग दैट कि जब उनके बायो बबल में वायरस घुस के उनके प्लेयर्स को अफेक्ट हुआ, तब उनकी नींद जागी, नहीं यार बंद कर देना चाहिए। तब तक सब बराबर चल रहा था। तो ये जब अच्छा हुआ, आई एम वेरी हैप्पी दैट IPL इज ऑफ, सो एटलीस्ट पीपल विल फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। ऐसा लग रहा था कि IPL वाले किसी अलग यूनिवर्स में रहते हैं और हम के अलग यूनिवर्स में हैं, वहां पे इसका अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो यार सब कुछ, अगर ओलंपिक्स उन लोग पोस्टपोन कर सकते तो आप किस खेत की मूली हो यार। नहीं, सही बात है। वो पहले दिन से अच्छा नहीं लग रहा था, अभद्र लग रहा था, और हम तो बोलने में भी डर रहे हैं, वो लोग कर रहे थे। और मुझे बस एक चीज ये लग रही थी कि चलो इट इज गुड एटलीस्ट फॉर द मोरल बूस्टिंग ऑफ द कॉमन पीपल, कि भाई चलो शाम के समय में कुछ देखने के लिए होगा और थोड़ा सा आदमी का माइंड डाइवर्ट होगा, और मतलब यही। लेकिन मेरे को एक बड़ा सवाल आपसे आज ये पूछना है, बहुत समय से पूछना था, कि आई नो दिस अबाउट यू कि यू डू नॉट लाइक क्रिकेट। ये कैसे हो सकता है भाई? एक ऐसे देश में जहाँ क्रिकेट को धर्म माना जाता है, वहाँ पे आपको क्रिकेट कैसे नहीं पसंद है? मतलब कोई खास कारण, कोई बचपन की ऐसी मेमोरी जिसकी वजह से आपके अंदर फोबिया बैठ गया क्रिकेट को लेके? फोबिया नहीं, मुझे शुरू से क्रिकेट पसंद, बचपन से मुझे पसंद नहीं था ऑनेस्टली। हम बचपन में खेलते थे बिकॉज वो खेलने का एक ही जरिया था, क्रिकेट ही लोग खेलते थे। लेकिन जैसे बड़ा हुआ ना, तो आई रियलाइज क्रिकेट के अलावा भी और भी गेम्स, जैसे आई लव टेनिस, विंबलडन, तो आप तो वैसे भी लवी डवी आदमी है ना, तो लव का रूल जिस गेम में तो आपको पसंद आएगा। लव क्रिकेट हमेशा बोले आलोक लव्स ऑल बिकॉज ही प्लेज टेनिस। तो मुझे हमेशा ये चिढ़ थी क्रिकेट से कि ये साले गुलामों का, जो अंग्रेज जहाँ भी राज करते थे वहाँ छोड़ के चले गए विरासत में, और साले वही जो लोग खेलते हैं। यूरोप में कहाँ खेलते हैं बताओ क्रिकेट? अमेरिका कहाँ खेलता है क्रिकेट?
तो है ना, यूरोप में तो दादा वहां से ही तो आया है ना खेल, वहाँ तो होता ही है, मतलब ऐसा थोड़ी है। यूरोप में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तो यूके अलग है, यूरोप अलग है। यूरोप में फुटबॉल खेलते हैं, आई लव फुटबॉल, है ना, आई लव दैट गेम। और ये क्रिकेट ना, पूरे सारी कंट्रीज हो गई वहाँ की, हाँ यूके यार, अपना ऑफ कोर्स इंग्लैंड वाला हो गया, दूसरी बात, यूरोपियन कंट्री तो हुआ ना दादा इंग्लैंड का। हाँ, अली दूसरी बात ये है कि अभी तो आईपीएल आ गया है, तो 2 घंटे में मैच खत्म हो जाती है। पहले साली मैच 5-5 दिन चलती थी यार। किसके पास 5 दिन का टाइम है वेस्ट करने के लिए? कैन यू इमेजिन, 5 दिन हम खेल रहे हैं, एक ही गेम खेल रहे हैं साला। फिर कट के एक दिन में हुआ, एक दिन लोग एक दिन बर्बाद करते थे खेलने के पीछे, सुबह से शाम खेल रहे हैं, लगे 50-50 ओवर लगे पड़े हैं। सिर्फ खेलने में नहीं, हमने एक दिन बर्बाद किए देखने में। हाँ, मतलब उन्होंने खेलने में, हमने देखने में, हमने सिंपल एज दैट। तो आई थिंक एज अ पर्सन आई वाज नेवर इंटरेस्टेड, एंड आई थिंक आईपीएल आल्सो, मेरे को आईपीएल भी अभी कौन आया क्या गया, मेरे लास्ट जो मेरे लिए क्रिकेटर था वो था अपना सचिन तेंदुलकर अपने। एग्जैक्टली तो सचिन भाई इज मेरे लिए वो लास्ट क्रिकेटर थे। वो बहुत जेन्युइन बनता है बेचारा। और सचिन तेंदुलकर का जो आई डोंट नो तूने देखा नहीं देखा, हैव यू हर्ड हिज फेयरवेल स्पीच जो उसने दिया था स्टेडियम में? याद है तेरे को? सचिन भाई ने? हाँ, नहीं बिल्कुल। अरे एवरीबडी हैज टू सी। उसने जब उसकी फाइनल मैच थी ना, वो आई थिंक मुंबई में थी, तो उसने टेस्टमेंट किया था शायद इसके लिए, उनकी सेरेमनी थी, सेरेमनी में उन्होंने स्पीच दिया था। और क्या उन्होंने जो बोला था, सचिन ने एकदम दिल से बोला था। और एक अच्छी चीज बोली थी ये हुआ जिंदगी के बारे में। तो उसने बीवी को देख के बोला कि आपकी और मेरी सबसे बेस्ट पार्टनरशिप थी, एंड विच वॉज रियली टचिंग यार। आई थॉट एक मिडिल क्लास आदमी विथ हिज वैल्यूज इतना ऊपर जाता है, फिर भी उसके वैल्यूज वैसे ही रहते हैं। इट्स आउटस्टैंडिंग। वो आदमी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बट अदरवाइज उसके बाद तो क्रिकेट इज समथिंग। ओके चल ठीक है, कुछ और बात करते हैं यार। क्रिकेट इज वेरी बोरिंग। नहीं दादा, बहुत, बल्कि इनफैक्ट मुझे इतनी सारी बातें ध्यान में आ रही हैं, जैसे आपने बोला ना सचिन के बारे में। और सचिन मुझे लगता है एक प्राइम एग्जाम्पल है कि लाइफ में किसी पर्टिकुलर स्कूल से, पर्टिकुलर कॉलेज से, पर्टिकुलर स्ट्रीम में कुछ आप करते हो तो ही आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हो। वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट एग्जाम्पल है। और वो ये दिखाते हैं, हमें सिखाते हैं कि लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करता है हार्डवर्क। अगर आपने कहीं पे भी किसी भी फील्ड में हार्डवर्क किया है तो व्हाट विल हैपन, जो लाइफ के बेसिक फिलोसफीज है वो आपके बहुत सही डेवलप होंगे। क्योंकि इतनी ऑनेस्टी ज्यादा मेरे अंदर नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 5 साल 6 साल पहले तक जब मुझसे लोग बोलते थे कि नितिन व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे पास कोई आंसर नहीं था उसका। मैं सिर्फ ये बोलता था, नहीं दादा मैं तो देखिए वीडियो भी कर सकता हूँ, मैं तो एक्टिंग भी कर सकता हूँ, मैं तो लिख भी सकता हूँ, वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि आई वाज नॉट श्योर। और आप श्योर, मालूम करता, आप श्योर होने का एक ही तरीका है, जो भी आप कर रहे हो उसको पूरे कॉन्फिडेंस से करते रहो, तो कॉन्फिडेंस एक्यूमुलेट होगा आपके अंदर एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट। तो आप दोनों चीजें कहोगे इसमें, हार्डवर्क नहीं बस एक पॉइंट खत्म करोगे, दोनों चीजें आप कहोगे, पॉजिटिव भी कहोगे, नेगेटिव भी कहोगे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सचिन के बाद, यानी उनके रिटायरमेंट के बाद ऑफकोर्स सब लोग एक्चुअली लगाने लगे कि अभी ये क्या करेंगे, विल ही कोच, विल ही कमेंटेट। और वो कमेंट्री भी बहुत अच्छी कर रहे थे दादा, क्योंकि उस समय तो मेरा वो स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक छोटा सा स्टेंट आपको याद होगा वो चल रहा था। और उस समय पे वो भी वहाँ पे आते थे, तो उनकी ग्रूमिंग कब शुरू ही हुई थी जस्ट। और वो सचमुच इतना अच्छे, इतने खुश होकर, इतने प्रसन्न मन से कमेंट्री कर रहे थे कि लग रहा था कि ही इज ब्रिंगिंग लाइफ टू द कमेंट्री टेबल। जो मिसिंग होता है, अगर आप आज की कमेंट्री देखोगे, आप एनालिसिस करोगे, आप अगर क्रिकेट फैन हो, आप अगर सुन रहे हो, तो व्हाट यू विल फाइंड आउट कि जो 80s के बाद जो कमेंट्री होती थी, यानी 90s में खासकर, जिसमें इयन चैपेल या फिर टोनी ग्रेग, आपको बोर होगा ये सब बातें सुन के, मेरे को पता था, लेकिन हमारे सुनने वालों के फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप जब 90s की कमेंट्री सुनते थे, जिसमें टोनी ग्रेग, रवि शास्त्री, इयन चैपेल और रमीज राजा, ये सब लोग जब बोलते थे ना, तो वो लोगों के इनपुट में खेल तो होता था, पर खेल के साथ वो लाइफ को भी ले आते थे।
अभी लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 6 साल से कमेंट्री क्रिकेट की इतनी ड्राई हो गई है, इतनी टेक्निकल हो गई है कि वो सिर्फ क्या खूबसूरत शॉट लगाया और फिर वही देखिए क्या बेहतरीन बनने वाली। अरे सिर्फ यही नहीं है क्रिकेट यार, क्रिकेट लाइफ है, क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया। तो वो आपको एक मिसिंग पॉइंट लगेगा। तो मैं सचिन की बात जो आपको कहने वाला था कि उनका मुझे इतना अच्छा लगा कि सब अटकलें लगा रहे थे कि सचिन अभी क्या करेंगे। तो उनका मैं कोई इंटरव्यू सुन रहा था, शायद अर्नब का ही था वो, फ्रेंकली स्पीकिंग वाला। अच्छा। तो उसमें अर्नब ने भी ये क्वेश्चन बोला होगा उनको, आई एम नॉट श्योर अर्नब था कि कौन था, लेकिन उनको ये क्वेश्चन पूछा गया कि सचिन अभी आपने क्या सोचा, क्या करोगे आप। तो वो बंदा कहीं ऑक्सफोर्ड में नहीं गया पढ़ने के लिए। वो बंदा कहीं बड़े स्कूल में सेंट स्टीवंस में नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ ईमानदारी से खेल खेला है। उसने क्या बोला था आपको मालूम है? उसने बोला कि मुझे क्रिकेट के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग। वेरी ऑनेस्ट। बोले मैं कुछ और कर ही नहीं सकता हूँ, बोले मैं क्या करूंगा बोले। और मैं इतना शर्मसार हो गया सुन के कि यार ऐसा मैं क्यों नहीं बोल पाता हूँ कि मैंने किया ही लाइफ में रेडियो है, सिर्फ मुझे सिर्फ बात करते ही आता है, उसके अलावा आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। तो वो उस दिन मेरे को बड़ी उनसे एक टीचिंग मिली कि यार और वो कॉन्फिडेंस कैसे आया उनके अंदर लगा कि ये कहने का कि यार मुझे और कुछ नहीं आता, क्योंकि वो एक ही चीज करते रहे बस। उन्होंने मुंह नहीं मारा 4 जनों पे कि मैं ये भी प्रयास कर लूँ, मैं कोचिंग अकेडमी भी डाल दूँ, मैं कमेंट्री भी कर लूँ वगैरह वगैरह। भाई जो आता है करते। तो अभी वो शायद ऐसा दिखाते हैं कि मुंबई इंडियंस जो टीम है उसके साथ पीछे बैठ जाते हैं, इनफॉर्मल कोचिंग करते हैं पीछे बैठ के कि हाँ भाई ऐसे खेल ले, ये खेल ले, ऐसा खेल ले। तो आपने बहुत अच्छा लगा मुझे दादा कि यू ब्रॉट सचिन इनटू दिस। और सचिन का आपका वो जो आप जो वीडियो कह रहे हो, तो मैं भी उसको जरूर चेकआउट करता हूँ जाके। और बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। वैसे अर्नब कहाँ गायब हो गया यार? मैं तो सुना कि वो गायब ही हो गया है, सुनने में आ रहा है। फेसबुक पे देख रहा था मैं। बंगाल इलेक्शन के दिन भी बहुत हैजर्ड बेचारे ने हैंडल किया है। एक होटल जैसे रूम में लग रहा था वो देख के कि होटल में कहीं पर है, और वहां से वाया हिज मोबाइल ही वाज कंडक्टिंग इट। कोशिश किया उन्होंने, उस रात डिबेट में भी नहीं आए, और फिर अभी 2 दिन से भी नहीं आ रहे मतलब। तो वो मतलब वही जो कह रहे थे हम उस समय भी हम कह रहे थे कि क्या बहुत ज्यादा पंगे ले लिए बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोगों से, और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा। पंगे तो पता नहीं, बट आई थिंक कहीं कोविड तो नहीं हो गया उनको? मतलब कोविड था तो नॉर्मली लोग गो इनटू आइसोलेशन ना। हाँ, कोविड का भी ज्यादा हो सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ दादा कई लोगों को जिनके पास मौका है ना, और अगर उनको हो रहा है तो दे डू नॉट वांट टू लेट इट आउट। ये मैं यहाँ अपने शहर में भी देख रहा हूँ, जैसे कई जो वेल टू डू फैमिलीज है उनके अंदर किसी को हुआ है तो दे आर नॉट मेकिंग इट पब्लिक, स्टिग्मा की वजह से या किसी वजह से, तो वो हो रहा है। बट आई एम श्योर अर्नब जहाँ कहीं भी ये सही है, और मेरे को लगता है कि हमने इतना फॉलो किया है तो वो अपने किसी प्लान पे काम कर रहे होंगे, एंड ही विल बी बैक। वो और तेजी से बैक आएंगे। लेकिन मैं जाना चाहता हूँ बैक से क्रिकेट पे। अरे फिर बड़ी जरूरी चीज तो मैं आपसे डिस्कस नहीं बोल रही। नहीं, यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है। दादा अपने देश में सट्टा कुछ ज्यादा खेला जा रहा है क्या भाई? किस देश में नहीं खेला जा रहा है भाई? तो ये बता ना मेरे को। अपने देश में क्यों यार? हर देश में सट्टा खेलते हैं यार। सट्टा दादा इतना ज्यादा खेला जा रहा है, मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम में आ रहा है सट्टा। क्या हुआ, इलेक्शन वाले दिन के पहले इन लोगों ने एग्जिट पोल किया ना, 30 तारीख को या 29 तारीख को किया था, 29 को किया था। तो टाइम्स नाउ में अपनी नाविका जी वो शुरू की है ये बोल के कि हम जो फिगर्स आपको देने वाले हैं दैट कैन डिफर फ्रॉम द सट्टा मार्केट वगैरह वगैरह। उन्होंने सट्टा मार्केट को एक्नॉलेज किया भाई 6 बजे शाम को प्राइम टाइम में। तो टीएमसी से एक पॉलिटिशियन आए हुए थे, वो स्टूडेंट बोले नो नाविका जी प्लीज डू नॉट ग्लोरीफाई द सट्टा, इट डजंट सूट यू वगैरह। इतना सही बोले भाई। लेकिन दादा मैं आपको 2 कन्फेशन देना चाहता हूँ। मेरे को सट्टा के बारे में कोई आइडिया नहीं, ठीक है? मुझे भी क्या होता है, कैसे, क्या बात कर रहे हो? ना मैंने आई नो कि होता है, लेकिन कहाँ होता है, कैसे होता है, आई हैव नो आइडिया बाबा। क्या बात है। दूसरा, आपके मुंबई में तो भाई भयंकर सट्टा है भाई। इसका मैं कहना इसलिए चाहता हूँ मैं ऐसे, क्योंकि भाई
जब मैं वो अपने रेडियो के ऑफिस में गया था 6 दिन की ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पर जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे अपनी कंपनी के, वो लोग भाई ऐसे ओपनली मतलब चर्चा कर रहे थे, और जैसे कि मान लो मेरे को इतना ज्यादा वो लोग खुशी खुशी बता रहे थे कि हाँ हमने ये किया वगैरह वगैरह, इससे खेल ले, और वो लोग इतना ज्यादा आतुर थे मेरे को खिलाने के लिए कि जैसे उधार देने के लिए तैयार हो, मानो कि नहीं तू हमसे ले क्या भाई। मैं बोला कि गजब हो गया यार, इतना जबरदस्त कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे छुप छुप के होगी यार। आई मीन आई डोंट बिलीव इन दैट। और आई मीन यू आस्किंग समबडी जो क्रिकेट को हेट करता है, तो फिर सट्टा तो मतलब वो सुपर हेट करेगा वो। खैर, लेकिन आज वो आई मीन फॉरगेट ऑल दिस। मेरे को लगता है कि एक दूसरी एक आई थिंक इंफॉर्मेशन है जो अभी आई थिंक वो अभी वो हिट हो रही है, वो है बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का डिवोर्स। क्या बात कर रहे हो? बिल गेट्स की बीवी जो है इतने सालों की, वो दोनों का डिवोर्स हो गया है अपेरेंटली। और खबर ही आई है कि मेलिंडा गेट्स इज एप्पल फैन। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज उसका डिवोर्स इसलिए नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया। तो उस पे मतलब लोग अभी सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो बुरा हुआ, डिवोर्स किसी का भी हो बुरा ही होता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन दैट इज व्हाट इट इज इवेंचुअली तो हो गया, क्या करें। नहीं दादा, आप देखिए एक चीज ये भी है ना, मैं तो देखिए ऐसे देखता हूँ, डिवोर्सेस पहले के जमाने में कॉमन इसलिए नहीं थे क्योंकि लोगों के पास ज्यादा चीजें करने के लिए थी नहीं। आज के समय में कोई भी मुझे बताइए, आप किसी को भी ये बोलो कि यार एक रिलेशनशिप, एक फैमिली एंड दैट्स इट, इसके बाहर तुमको कुछ करना नहीं है, कुछ दिखना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, तो वो बड़ा अजीब लगता है। तो जितने अब ये बिल गेट्स लोग तो भाई क्या है कि ये तो ऐसा लगता है ना सुनते कि भाई ये तो दुनिया को चला रहे हैं पूरा, यानी देश को चलाने की छोड़ दीजिए, ये दुनिया को चला रहे हैं, इतने बड़े लोग हैं। तो उनके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने ऑप्शंस हैं, कितने लोगों से वो मिलते होंगे। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं भाई आदमी की इच्छा, महिला के लिए इच्छा ये होती होगी कि हम बाहर निकले, कुछ और चीजें देखें, और अगर मान लो कोई बंदा हमको परेशान कर रहा है या जिसके साथ हमारा जमरा नहीं है, उसको हम क्यों झेलते रहे, लेट्स मूव ऑन। तो ऐसा पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो कई सारे रिलेशनशिप में अपने यहाँ भी देखता हूँ कि जो जबरन को लोग बेचारे झेल रहे हैं, बंधे हुए हैं, खुश नहीं है, पैशन अग्रेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन बंधे हुए। तो इससे अच्छा तो भाई ये है कि दोनों एक दूसरे को बढ़िया गुड बाय किस दो, निकलो आगे, जीवन में नई चीजें करो और एक दूसरे का भला चाहो। यस, आई एग्री विथ यू। ये भी अच्छा मैं इसीलिए वो सट्टा वाले बात पे आपको बोलने वाला था कि सट्टा आपने भले नहीं खेला है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा जुआ वगैरह तो खेला होगा ना आपने, थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ लगाया हो किसी के ऊपर, कोई बैट जैसे मेरे पास 2-3 किस्से हैं जो फेयर वगैरह होते हैं ना, मेले वगैरह, उसमें देखिए वो लोग 3 कार्ड रख के गेम खिलाते रहते हैं, इसमें 10 का 30 रुपए मिलता है या 50 का 150 रुपए मिलता है, वैसा मेलों वेलों में फेयर वगैरह जो लगते हैं उसमें। See, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और तू जो बोल रहा था वो अलग है। खैर आई मीन इट्स जस्ट आ रहा था धीरे धीरे करके, मतलब देखिए कितना खूबसूरत में ऐसे सेगवेइंग करते हुए यहाँ पे आया हूँ। खैर क्योंकि मेरा एक बहुत जबरदस्त किस्सा है दादा उसका, जब छोटा मोटा 2-3 मतलब देखिए तब 18 साल की उम्र होगी और बिल्कुल नया नया प्यार हुआ था, ठीक है, और वो बंदी के साथ यानी मतलब अब आपको पता है ना बचपन का प्यार कैसा होता है, तो खूब नाम वाम लिखना वगैरह शुरू हो गया था नोटबुक पे, ठीक है, भयंकर, मतलब वो अलग पन्ने भर रही थी, मैं अपने अलग पन्ने भर रहा था सिर्फ नामों से। तो उसका नाम होता 6 लेटर वर्ड, ठीक है। तो एक ऐसे यहाँ पे बड़ा फेमस मेला लगता है मेरे शहर में, तो मैं उसमें गया था और वहाँ पे एक काउंटर लगा हुआ था, वहाँ पे वो बंदा डाइस रोल कर रहा था और वो कह रहा था कि जो भी आप नंबर बोलोगे, जितना भी पैसा आप लगाओगे उसका 3 टाइम्स वगैरह, और बड़ा हर्ष छुपे हुए तरीके से वो ये कर रहा था। पता नहीं हम 4-5 दोस्तों को क्या हुआ, हम लोग जाके खड़े हुए तो देखा, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने 50 रुपए का नोट निकाला, तो यार मतलब कुछ ऐसा 200-250 रुपए मिलता अगर मैं वो नंबर सही गैस करता जो उसने भेजा, और वो जैसे ही मेरे सामने आया ना, ऐसे 6 और 6 आ गया,
और मैं उसके नाम के 6 लेटर की वजह से भाई 250 रुपए अपन जीत के इतने खुश कि अपन ने 2 प्लेट चाट खाई उसके बाद। और मैंने देखा था मेरा कैसा है ये लक वाला मामला ना, कि जब भी मैं बिना सोचे समझे कुछ लगाता हूँ ना, कभी भी ऐसा, जैसे एक बार ऑफिस में हम लोग बैठे थे और एक कोई प्राइज आया हुआ था, 1,500-2 हजार रुपए का कुछ प्राइज था, उसमें घर का ये जो कुकिंग वेयर होता है ना वो सब वगैरह था, और मतलब उसमें पैन, कढ़ाई और तवा ये सब वगैरह था। तो अब भाई बांटने का तरीका हम लोग को समझ में नहीं आया, तो हमारे बॉस ने बोला कि यार एक काम करो, लेट्स थिंक अबाउट अ नंबर, जिसका सबसे ज्यादा बड़ा नंबर जो बोलेगा और जो लिखेगा वो मतलब ये भी था विनर। तो आप लोग एक चेक में अपने नंबर लिख के दे दो। तो मैंने बड़ा ही अनकॉन्शियसली मैंने 935 डाल दिया। पता नहीं क्यों 935 एक ऐसा नंबर है जो बहुत घूमता है मेरी लाइफ में आजू बाजू, और उतना बार किसी ने लिखा नहीं था। तो 1,000 रुपये लगभग का हैम्पर मुझे मिल गया था लेकिन बगैर सोचे समझे करने पे था। तो इसलिए तो जो बोला जो डाउलिज्म वाली जो बात हम कहते हैं ना, जैसे हम कॉन्शियस हुए, जैसे ही लाइफ में हम पढ़ने के लिए या कोई काम करने के लिए जैसे हम कॉन्शियस हो गए, तो बोले मजा खत्म कर दिया आपने। जितना मैं अभी डाउलिज्म को समझ पाया हूँ, वो कह रहे हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो। जो नेचर है वो आपको सही जगह ले जाने के लिए चला रही है। बोले बीच में आप कॉन्शियस होकर चीज को खराब मत करो। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जाके कोई गलत काम करो, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल रहो, कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, एफर्टलेस वर्क होने दो और यू विल गो प्लेसेस। तो चलिए मैंने अभी आपको बहुत बोर कर दिया, आप कुछ बोल रहे तो बोलिए। नहीं, मैं अब वो डिवोर्स का बात खत्म करके आया, मैं सोचा कि विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स, बट मैं वो जो सोचा था वो भूल गया मैं क्या सोच रहा था। नहीं अच्छी बात है ना, ये तो भाई देखिए होता ही है, क्योंकि जब हम इतनी सारी बातें करने वाले होते हैं तो बहुत सारे चेन ऑफ थॉट्स निकलते हैं और उन्हीं को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आज के समय वही नहीं हो रहा है, हम सारे एंगल्स को कवर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कल मैं देख रहा था जो आपका बंगाल में वायलेंस शुरू हो गया था ना, अब पॉलिटिक्स की बात सब करना चाहते हैं, ये डर्टी पॉलिटिक्स है कि जीतने के एक आईडिया से दोनों साइड ना युद्ध विराम कर सकते थे, कह सकते थे कि भाई जो हो गया सो हो गया। और इसीलिए मैं वो प्रशांत किशोर पे भी थोड़ी देर के लिए आना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी को सम्मान रहे पूरे दुनिया भर में, देश भर में तो है ही, लेकिन सोचिए मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने बोला कि आई एम रिजाइनिंग, बोले मैं छोड़ रहा हूँ काम, क्योंकि मैं आप समय बिताना चाहता हूँ अपने फैमिली और बच्चों के साथ। क्यों आप ऐसे नहीं बिताते थे क्या? आप ऐसे क्यों इतना कठिन कर दे रहे हो लिविंग कंडीशंस को सबके लिए, अपने सभी एम्प्लॉयज के लिए? हमारे हर फील्ड में मैं देख रहा होता था कि जब तक रेडियो में नौकरी थी बीवी बच्चे नहीं थे, और बीवी बच्चे हो जाते हैं तो मैं देख रहा हूँ लोगों की नौकरियां नहीं बच रही हैं। अरे भाई ऐसा माहौल ही क्यों बनाना? एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए ना दादा, कि भाई आपको काम करने का भी मौका मिले, आपको लाइफ को एंजॉय करने का मौका भी मिले। तो बंगाल में कल ये लोग ने निंदा भी करना शुरू कर दिया कि मेन स्ट्रीम बंगाल के वाले को रिपोर्ट नहीं कर रहे था। मेन स्ट्रीम यानी ज्यादा बड़े चैनल वो उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जितने भी ये अपने यूट्यूब पे जो मतलब प्रो बीजेपी लोग हैं वो लोगों ने बोलना शुरू किया है कि भाई ये होना शुरू हो गया है वगैरह वगैरह। और मुझे वही लगता है बेटा कि वायलेंस कैसे कर सकते हो भाई? ये नया इंडिया है, ये नए जमाने का इंडिया, यहाँ पे नई चीजें करने की जरूरत है, और वो करने की बजाय फिर यानी मतलब अब दुश्मनी में मारोगे, मतलब कि आप पावर आ गया हाथ में तो इसलिए मारोगे, ऐसा नहीं। आई थिंक ये इतना सिंपल नहीं है नितिन कि पावर आ गया हाथ में मारोगे। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, एंड और ये वैसे एंगल्स बहुत सारे होते हैं, इसमें एक सिंगल एंगल नहीं होता है। बट आई वुड से दैट कि इट्स वेरी इजी टू ब्लेम एनीबडी कि ये है ऐसा ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शंस हुए उसके रिजल्ट में 3 मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकली है, जो शायद लोग कह रहे हैं लेकिन इस तरह से नहीं कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वेस्ट बंगाल की जनता ने दीदी को फिर से चुना, उनको विश्वास है उन पे, दीदी पे, कि नहीं यार दीदी हमारा अच्छा करेगी, तो उनको 5 साल और दिए, राइट है ना, राइट। सेकंड, उसी जनता ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम बीजेपी को भी हम चांस देते हैं एज एन ऑपोजिशन पार्टी, आप ऑपोजिशन करिए पहले 5 साल, बताइए कैसे ऑपोजिशन किया, उसके बाद सोचते हैं आपके बारे में। उनको निकाल नहीं दिया है, बोला कि ठीक है
अब दीदी को मौका दिया, दीदी 5 साल चलाएगी, उनको दीदी पे विश्वास था। बीजेपी को कहा कि भैया आप ऑपोजिशन पे आ जाओ, अब ऑपोजिशन करो, यू आर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी नाउ, एंड 5 साल ऑपोजिशन में रहो, देखो वेस्ट बंगाल कैसा है, यू नो, एंड देन उस 5 साल बाद में विल डिसाइड वेदर यू नो आपको देना है या दीदी को वापस देना है या तुम्हें बीजेपी को देना है, राइट। ये 2 चीज हुई। अगर इस तरह से सोचेंगे तो इट डजंट लुक दैट बैड, यू नो, कि बीजेपी हार गई। अगर ऐसा सोचेंगे तो इट डजंट लुक बैड। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ईवीएम को लेके अब कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। क्या बात है, क्या बात। ईवीएम इलेक्शन कमीशन को लेके कोई खड़ा नहीं करेगा, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने, मैं आई थिंक आई ऑनेस्टली फील कि उन्होंने अच्छा काम किया है, फेयर एंड यू नो किए हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, ऑल द ब्लेम्स जो गया था उनपे। ठीक है, अभी वो कोविड है वगैरह, बहुत सारे एंगल्स है उसमें, लेकिन हो गया है अभी वो, पीपल हैव मूव्ड ऑन। आई थिंक ये बड़ी निकले हैं, तो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट नाउ। चलो एक बड़े से, वो सोहेल सेठ ने कहा था ना, एक बड़ा एक चीज खत्म हो गई है, हर कोई जीत नहीं सकता है ना, एक ही आदमी जीतता है। तो वो है बीच, वो है टीएमसी। उन्होंने, दीदी ने अच्छा काम किया है, तभी तो लोगों ने उनको वापस मौका दिया है, राइट। अदरवाइज क्यों देंगे बता। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स एक्सेप्ट दिस द फैक्ट, एंड यू नो वायलेंस ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यू नो आई डोंट थिंक वी शुड फोकस ऑन वायलेंस एज अ मेन फोकल पॉइंट। आने वाले 5 सालों में यू नो आई एम श्योर दीदी अच्छा काम करेगी, एंड वेस्ट बंगाल विल आल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट टुवर्ड्स नेशन। इलेक्शन आते रहेंगे, अगले साल भी इलेक्शन, अभी यूपी के अगले साल इलेक्शन है, राइट, 22 में फिर वही चालू हो जाएगा, यू नो, तो वो तो हर साल चलता रहेगा। तो आई थिंक एवरीबडी, नॉट ओनली अस, नॉर्मल पीपल एंड आल्सो मीडिया शुड रियलाइज कि ये दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि इसका इलेक्शन होने नहीं वाले, इसके बाद ही इलेक्शन होंगे, इसके बाद भी लोग हारेंगे जीतेंगे, यू नो, तो चलता रहेगा ये। इट्स वेरी, बट हाँ, जो होना है अच्छे से होना चाहिए, और कुछ नहीं। पर आई थिंक आज की तारीख में तो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में कोविड का ही है। अभी तक ऑक्सीजन हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली में, तो आई थिंक प्रशासन उसको देख रही है, एंड आई एम श्योर दे विल वर्क इट आउट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। अच्छा, वो आपकी जो फ्रेंड जो आप अमेरिका वाली बता रहे थे, जो डोनेट करना चाहती है, लकीली देयर इज दिस थिंग ज्यादा, जो अपने पॉडकास्ट के वीडियोस पे एक ऐड आ रहा है, कोई कैटो करके ऑर्गेनाइजेशन है, और अपेरेंटली ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में इम्पोर्टेंट जगहों पर। हाँ, राइट, और उनका एडवर्टीजमेंट अपने में ही चल रहा है। तो आई थॉट कि मैं कैटो की भी हेल्प करूं, और जो लोग डोनेट करना चाहते हैं उनकी भी हेल्प करूं। और उसमें ज्यादा बस बेसिकली सिंपल एक डोनेट का ऑप्शन आ रहा है, और आप डोनेट कर सकते हैं जाके, इफ यू वांट। अगर आप ऑक्सीजन कन्वर्टर्स में आप उसकी फंडिंग में हेल्प करना चाहते हैं, तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब इस समय पे जो जरूरत है वो बहुत अच्छा। बट आई वाज थोड़ा सा अपसेट कि ये कैटो कौन है भाई, किसका ग्रुप है, वो मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आया। उनका वो पीपीटी टाइप का ऐड था, और लेकिन वो बार बार फ्लैश हो रहा है, काफी ज्यादा दिख रहा है। नहीं, मैं नोटिस किया है, उनके काफी एड्स आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर जो अच्छा काम अच्छा ही कर रहे हैं। तो आई नो, आई थिंक पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, लोग पैसा देना चाहते हैं, दे भी रहे हैं, अच्छा काम भी हो रहा है। बट आई मीन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, अजीब सी सिचुएशन हो गई जहाँ पे इतने सारे लोग एकदम से बीमार पड़ रहे हैं, तो और अच्छी खबर नहीं आ रही साला। तो ये दिस इज वेरी demotivating, and we have to just ensure कि we motivate ourselves, so that we can overcome this. नहीं, हम लोग को मोटिवेट तो रहना ही पड़ेगा, हमको पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा, और हमको अब पॉजिटिव न्यूज ढूंढनी ही पड़ेगी कि हाँ भाई यहाँ पे ये दिया हुआ है। ऐसे तो नहीं, तो दिखने नहीं मिल रही है, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। यानी चारों तरफ माहौल बहुत ही मतलब भय से भरा हुआ, डरावना तरीके का माहौल चल रहा है। और इस बीच इसीलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कम से कम आगे आई, एंड फाइनेंशियली लोगों से वो हेल्प ले रहे हैं, और उसके बाद वो ऐसा करेंगे, और दिस इज हैपनिंग। ये एक्चुअली में ना, भी बहुत अच्छा लगा। शेखर गुप्ता है हमारे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी वो द प्रिंट के संपादक है वो, उनका इंटरव्यू देखा था मैंने विद बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह। वो आई थिंक लोगों ने देखना चाहिए, बड़ा अच्छा उन्होंने बीएमसी कमिश्नर ने समझाया था, और बीएमसी ने बहुत काम किया है, और जिस तरह से वो समझा रहे थे, आई थिंक
यू नो आई मीन लग रहा था कि नहीं यार, बीएमसी ने छोड़ा नहीं है, मतलब वो पकड़ के रखा है उन्होंने, और इनफैक्ट उनकी वजह से बॉम्बे में काफ़ी मतलब सुधार आया है एंड पॉजिटिव रेट कम हो गया है। एंड वो मतलब आई विल रिकमेंड कि एवरीबडी शुड वॉच हिज इंटरव्यू विद शेखर कपूर। शेखर कपूर, बाय द वे शेखर कपूर नहीं, सॉरी शेखर गुप्ता। नहीं, मैं उनके सर्वे में मुझे भी इशू है, लेकिन शेखर जी अच्छा करते हैं। हाँ। और चारों तरफ से सारे एस्पेक्ट्स को लेकर आने की कोशिश करते हैं। वो आपने अच्छा रिकमेंडेशन दिया था सर, वो मतलब देखना ही चाहिए। और एंड यू नो व्हाट नितिन, सदगुरु वाली बात अपन देख तेरे लिए एक ट्रिविया है, बहुत अच्छा। तेरे लिए ट्रिविया है बिफोर यू मूव टू अदर टॉपिक। इकबाल सिंह जो है ना, हमारे बीएमसी कमिश्नर, उन्होंने 21 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस पास किया था। क्या बात कर रहे हैं आप? वो इंटरव्यू में बोला 21 साल की उम्र में उन्होंने एक अटेम्प्ट में पास किया था। वाह यार। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे बीएमसी को ऐसे विद्वान और रिस्पॉन्सिबल आदमी ही लीड कर रहा है। अच्छा लगा यार, चलो लगा कि हम किसी समझदार आदमी के अंडर हैं और वो अच्छा जो करेगा अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा वो। नहीं, वो तो है दादा, ये जो अपनी पूरी प्रक्रिया है आईएएस की, जिसके जरिए यूपीएससी का एग्जाम, वो अपने आप में वैसे ही इतना चैलेंजिंग है कि बहुत ही योग्य लोग उसको निकाल पाते हैं। उसके बाद निकालने के बाद भी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग 2 साल की, और फिर उसके बाद फील्ड पे 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस। और मेरे ख्याल से इकबाल जी तो मेरे ख्याल से 20, 25, 30 साल हो रहे होंगे उनको सर्विस किए। हाँ, 21 साल में। वो जय शंकर है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो भी 21 साल में आ गए थे सर्विस में, ये भी आ गए हैं। इसमें इतनी यंग एज में दे आर एट द हाई पोजीशन बिकॉज दे स्टार्टेड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ। बहुत जल्दी, हाँ। तो आई थिंक, और उन लोगों ने यानी मतलब किताबी ज्ञान तो हासिल किया ही जाता, जमीनी हकीकत को भी समझा, और उसको समझने के बाद पूरे एफर्ट्स लेने के बाद भी ऑफ कोर्स सब तक नहीं पहुंचा जा सकता, सब तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंचाई जा सकती, लेकिन हमको ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि इनसे और बेहतर अच्छे लोग नहीं है कहीं। ये लोग यानी मतलब टॉप ऑफ द टॉप है दादा इंडिया के, जो सबसे योग्य लोग पहुंच पाए हैं। ये लोग योग्यता से ही वहाँ पहुंचते हैं। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, आई वाज वेरी प्राउड एंड फेल्ट वेरी सेफ कि वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बाय द वे, मैंने शेखर गुप्ता जी को मैंने शेखर कपूर कहा था, आई एम सॉरी अबाउट दैट। दोनों अलग अलग लोग हैं। ये हमारा मतलब हाँ, ये तरीका नाम में हो सकता है तो कोई इशू नहीं। क्या तो यू वो टेल, तू सदगुरु के बारे में क्या बोल रहा था? क्या के बारे में? सदगुरु के बारे में कुछ ज्ञान देने वाला था मुझे। हाँ, मतलब मुझे लगता है दादा कि हमने सबने ट्राई करना चाहिए कि हम एक एक पॉजिटिव मैसेज के साथ अगर सब ट्विटर को यूट्यूब पर फ्लडिंग करते, थिंग्स विल गेट बेटर। इंस्टेड कहीं हम डरे घबराए घर में बैठे रहे। यानी मतलब आई एम आस्किंग सलमान खान जी, आई एम आस्किंग शाहरुख खान, आई एम आस्किंग एनीवन हु इज आउट देयर। जो सलमान खान अगर नहीं है, अगर शाहरुख खान नहीं है, सिर्फ ही इज अ नॉर्मल गाय, ही इज नॉर्मल विनोद, जिसका लोग ट्रोलिंग करते हैं। अगर वो बाहर आए, वो यूट्यूब पे आए, ट्विटर पे आए, और उसको जो बेस्ट ऑफ नॉलेज है वो अगर वो 30 सेकंड की वीडियो में डाल के बता सके, जो सदगुरु ने जैसा समअप किया उस दिन 3 पॉइंट्स में कि भाई सबसे पहला मेक श्योर कि मैं अपने आप को कोरोना होने नहीं दूंगा। अगर इस तरीके का प्लेज सब ले लें, और इसमें अगर हमारे सुपरस्टार सामने आते हैं, विराट कोहली, MS धोनी, सबको इनको आना पड़ेगा, और सब अपने अपने छोटे छोटे वीडियोस बना के व्हाट्सएप पे हम अगर इसको चारों तरफ फैला पाए, एक माहौल बना पाए कि भाई हमको अपने आप को नहीं होने देना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम मास्क पहन सकते हैं, हम हाथ बार बार धो सकते हैं, हम सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, हम पागलपन ना करें कि एक जगह जहाँ भीड़ लगी वहीं पे जाके खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा करके भी दादा माहौल बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब जब ये इलेक्शन वगैरह खत्म हो गए, मुझे लगता है अब लोग आगे शुरू होंगे, और अपने अपने सबको पता है दादा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को नहीं पता कि इससे बचना कैसे, बस उसको थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में बोलना शुरू करना है कि हाँ भाई आओ आओ आओ, ऐसे बताओ, ये बोलो, ये करो, तो कितना अच्छा रहेगा ना दादा। अगर सबके सोचो ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर आके बोले, इतने फॉलोअर्स है उनके, कितने लोग फॉलो करते हैं उनको, आई एम श्योर लोग बना भी रहे होंगे, अपन नहीं देख पा रहे हो वीडियो, लेकिन बहुत अच्छा होगा दादा अगर सब आके थोड़ा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें और बोले कि नहीं आप सेफ रहिए, अपने घर पे रहिए, और बढ़िया दूरी बना के रखिए। नहीं, आई थिंक ये आज अभी इतना नॉइज हो रहा है बाहर सोशल मीडिया में, यहाँ वहाँ, तो शायद हम अच्छी चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम वही देख रहे हैं जो नेगेटिविटी आ रही है।
बट इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू इंश्योर कि नेगेटिविटी जाए और अच्छी चीज़ों को देखे, और हो जाएगा। सी अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी जो होता है ना, दे ऑलवेज विन। क्या बात, क्या बात, क्या बात, ह्यूमैनिटी ऑलवेज विन। और तकलीफ होती है जो जिसके घर में अगर कोई गुजर गया है तो उससे पूछोगे तो वो तो और कुछ और ही जवाब देगा। हम बैठे बैठे बड़ी ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जिसके घर में कुछ विपदा हो या प्रॉब्लम में है तो दे वोंट बी इन सिचुएशन टू लिसन टू अस और एनीबॉडी। बट ट्रू दादा, ये तो बिल्कुल सही बात है दादा, क्योंकि ये आर्गुमेंट के सामने हम फेल हो जा रहे हैं। जब मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि लोग ये कह देते हैं कि अगर आपके घर में ऐसा हुआ होता तो आपको समझ में आता। वो बात बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि हमको समझ में नहीं आता है, बट ऐसे मोमेंट पे जब जब ह्यूमैनिटी इतना बड़ा क्राइसिस फेस कर रही है तो हम यही कर सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि ह्यूमैनिटी को हरा नहीं पाया है अभी कुछ भी, हम और स्ट्रॉन्गर आगे बढ़े हैं। आई वॉज रीडिंग अबाउट 1896 में जब बुबोनिक प्लेग इंडिया में एंटर हुआ था। 1896 में दादा ऐसी एक भीषण बीमारी थी, वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रखा उसके बारे में, लेकिन बहुत ही भीषण थी। एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 5 लाख लोग मरे थे दादा उस समय। अरे बाप रे। लेकिन हम आगे बढ़े, हमने एक इंडिया को आजाद कराया और हम ठीक हो गए। जरूर जिन लोगों की जान उसमें गई होगी वो तो मतलब इरिवर्सिबल है, लेकिन ह्यूमैनिटी हैज सर्वाइव्ड, आगे बढ़ी है ह्यूमैनिटी। तो आज ऐसे समय पे जब ये कठिन समय है, जब लोग लोगों के लव्ड वंस उनका साथ छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ऐसे समय पे हम बाकी सब के लिए जितने लोग हैं जो अभी जो इससे अफेक्ट नहीं हुए हैं या जो सेफ है, उनको सिर्फ ये पॉजिटिव हम ये बता सकते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है दादा। डर हमारे लिए और अगेंस्ट में ही जाएगा। अगर हम डरे घबराए हुए रहेंगे और वैसी कंडीशन में अगर हम आईसीयू वगैरह जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का सचमुच ऐसा सुनना हो दादा कि वो डर गए, घबरा गए। और अच्छा है कि ये लोग 20 पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, इनके पास पता नहीं क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नहीं पहुंच रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू से दिस, लेकिन मेन स्ट्रीम इनके इंटरव्यूज नहीं कर रही, इसलिए ये लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं दादा और वो लोग कन्फेस कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा पैनिक कर गए। हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कर दी और हम बहुत पैनिक मोड में हॉस्पिटल पहुंच गए। और वहां पर जो पेशेंट्स और गंभीर पेशेंट्स जैसे जो आए हुए थे, उनको सांस न लेते हुए देख पाना देखकर, या उनको किसी तरीके का अगर स्ट्रोक आ रहा है या उनको किसी तरीके का फिट आ रहा है, वो देखकर हमारे जो हस्बैंड थे वो और ज्यादा भयभीत हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बिल्कुल ज्यादा इसमें फियर फैक्टर एक बहुत जबरदस्त है जो काम कर रहा है। नहीं एक्चुअली हम वही कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, आई मीन लेट्स चेंज टॉपिक नाउ। ये मैंने ना मतलब इज बिकमिंग टू मच नाउ, हर जगह ना हम भी वही बात कर रहे हैं यार। तू बोल रहा है वेरी फेयर पॉइंट, क्योंकि एक डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा ना। कई जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि ये न्यूज है, लेकिन उसके बाद फिर एक पॉजिटिव लाइट भी है कि भाई वो खुद कन्फेस कर रही है वो फैमिली कि हमको ये नहीं करना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूँ जितने लोग हमको सुन रहे हैं वो भी पैनिक ना करें, अगर हो तो नॉर्मली उसको लें। जैसे कि भाई एक सर्दी खांसी जुकाम होता है, और कल एम्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो डॉक्टर यही कह रहे थे कि आप अपना ऑक्सीजन बस देखते रहिए, अपना जो ट्रीटमेंट जो आपको बताया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट वो करिए। और 90% लोगों को ये कह रहे हैं कि इन दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम वी आर टैकलिंग बोथ इश्यूज की, एक जो सिर्फ नेगेटिव फियर वाला और फियर को आउटकम करने वाला। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसीलिए इसको जस्टिफाई किया, मतलब क्लियरिफाई किया। सॉरी, अमेज़न प्राइम पे मैंने दादा देखिए नहीं कुल मिला के ये कि अमेज़न प्राइम पे मैंने कल फिल्म देखी थी। एक फिल्म का नाम है कंप्लायंस। क्या बात। और ये अगेन वही मिडिल बजट लो बजट की एवरेज बजट की मूवी है। सारे एक्टर्स मैंने किसी को देखा ही नहीं, सब नए हैं या अमेरिका में अमेरिकन एक्टर्स है जो बड़ी मेन स्ट्रीम फिल्म बड़ी फिल्मों में नहीं आते। लेकिन फिल्म इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। इट इज अबाउट फेक कॉल करते हैं ना लोग, उसके बारे में है। मूवी थ्रिलर है और आई रिकमेंड द मूवी। मतलब इट्स एन अमेजिंग मूवी एंड 1.5 घंटे की पिक्चर है। मेरे को पिक्चर के बारे में इसलिए नहीं कहना है कि अगर मैं कुछ कह दूंगा तो I'll spoil it। हाँ वो मतलब जरा हाँ इट इज बेस्ड ऑन फेक कॉलर्स एंड फेक कॉलर्स ऑन अ डिफरेंट लेवल, लेवल जहाँ पे इट बिकम्स क्राइम।
ओपन मतलब नॉर्मल फेक कॉल्स भी क्राइम, ये बहुत सीरियस क्राइम हो जाता है। एंड जिस तरह से वो ऑब्वियसली पिक्चर में कुछ है नहीं, एक छोटे से शॉप में हो रहा है सब कार्यक्रम ये, और सब फोन कॉल पे हो रहा है, बट इतना उसने समा बांधा है राइटर ने, और एडिटिंग को लेके डन अमेजिंगली वेल, आई मीन मैं समझ में नहीं आता है नितिन कभी कभी कि वहां पे जितने भी, मैंने किसी का नाम सुना नहीं है, जो भी एक्टर्स से क्रेडिट, जब क्रेडिट देख रहा था मैंने किसी का नाम देखा नहीं है, कोई बड़े लोग है ही नहीं उसमें, लेकिन इतनी छोटी सी फिल्म में भी उन लोगों ने कितना अच्छा काम करते हैं, वो लोग कितना अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से काटते हैं, अच्छे से शूट करते हैं, दे डू इट सो वेल। आई मीन मतलब रियली फैंटास्टिक है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी फिल्म है तो बड़े एक्टर्स है तो फिर वो बड़े एक्टर्स तो प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा हो जाती है ना, इतनी सी एवरेज फिल्म में भी इतने अच्छे प्रोडक्शन वैल्यूज लेके बनाना इज रियली कमेंडेबल यार। हॉलीवुड दैट वे इज रियली गुड। क्या बात है। नहीं, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। दादा मेरे को छोटा सा किस्सा याद आ गया कि क्यों आप ये जो डिफरेंस फील कर पा रहे हो कि आप भले ही किसी एक्टर को जानते नहीं थे वहां पे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कंप्लायंस फिल्म के लिए ही बने हुए एक्टर, उन्होंने वैसे ही मतलब पोर्ट्रे किया अपने आप को जैसा मतलब उस फिल्म की जरूरत थी। तो ये ना मैंने कल्चर का डिफरेंस देखा है दादा। दिस ऑल्सो कम्स विथ ऑनेस्टी, जो अपन सचिन जी की शुरू में अपन ने बात कही है ना, ये अपने ना दादा देखिए ये ईमानदारी के साथ आता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हम जो बातें करते हैं वो जब तक हम बगैर किसी एफर्ट के कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नेचुरल कॉन्वर्सेशन है। जैसे ही हमने उसमें कोई एफर्ट डाल दिया, हम हीरो बनने लगे, हम एक्टिंग करने लगे, हमने रूहिन कर दिया उसको। ये बात ना वो लोग बहुत अच्छा समझते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जब मैं दिल्ली में था और ये न्यूजीलैंड बेस्ड एक फिल्म खींची मैंने वहाँ पे, तो जो वहाँ से क्रू आया था इन्हें इंक्लूडिंग डायरेक्टर और उनके साथ के जो 2-3 हेल्पर थे, तो वो लोगों ने ना मुझे काम करते हुए देखा, ठीक है, और उन लोगों को पता नहीं क्या लगा कि यार ये बंदा कितना अपने काम में मगन है। ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द फिल्म सेट या एक्ट्रेस या एक्टर, या मैं सारा वहाँ अरेंजमेंट देख रहा था। मतलब बेसिकली आई वाज अ प्रोड्यूसर, तो मेरे को वहाँ पे सब कुछ अरेंज करना था, समोसे से लेके भाई किसी को नशे की कुछ जरूरत है तो मतलब सुनो डर्टी माइंड, ज्यादा बड़ा नशा नहीं, सिगरेट तम्बाकू वगैरह है, नशे में सीधे जा रहे मतलब आगे। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि वो लोगों का मैंने देखा, वो लोग मुझे शूट करने लगे, वो लोग सिर्फ मुझे शूट करने लगे। उनका एक जो असिस्टेंट था उसने बोला कि नहीं यू जस्ट वांट, हम 1.5 मिनट 2 मिनट का ऐसे कुछ काटना चाहते हैं, और उन्होंने बाद में एक साइलेंट मूवी टाइप की काट के दी मुझे 2 मिनट की, जिसमें बस वो मेरे को काम करता हुआ दिखा रहे थे। उनको वो बड़ा मजा आया। बोले हमने जो दिल्ली में शूट किया है 40 दिन लगभग शूट चला था, उसमें सबसे बेस्ट पार्ट हमारा ये है। क्यों? क्योंकि वो लोग ना क्या बोलते हैं नेचर दिखाना चाहते हैं ज्यादा, नेचुरल जो है। तो जब भी ये जो कंप्लायंस फिल्म है या वहां पे जब जैसे ये लोग कास्टिंग भी करते हैं, और आजकल ये अपने यहाँ भी हो गया है, अनुराग कश्यप वगैरह भी करने लगे हैं कि जो कैरेक्टर है उससे मिलता जुलता ही कोई बंदा हमको लेना है जिसने वैसे ही एक्सपीरियंसेस किए हो लाइफ में, कि उसको वो एक्ट ना करना पड़े ज्यादा, वो नेचुरली निकल के आए। जैसे मार्क रफेलो का आपने बताया उस दिन जो वो फिल्म आपने देखा है, मतलब वो भी मतलब ये लोग मार्क रफेलो को भी आप देखोगे उसके जितने भी इंटरव्यूज हैं, हॉलीवुड रिपोर्टर का जो राउंड टेबल है वो तो मैंने आपको कितनी बार सजेस्ट किया है कि वो देखिए आप। हॉलीवुड राउंड टेबल या इंग्लिश के इंग्लैंड के 2 पत्रकार हैं वो लोग करते हैं, उसमें मार्क रफेलो एक अलग नेचुरल बंदा दिख रहा है। वो कैसे यानी मतलब, और क्या वही डाउइज्म कि कहीं लग रहा नहीं है कि वो कोई एफर्ट डाल रहा है, ही इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो वो उन लोग का सिनेमा दादा इसीलिए डिफरेंट है। हम यहाँ पे जैसे ही करते हैं, तो मैंने मुंबई में अपना काम किया 2-3 लोगों के साथ, मैंने चाहे वो एक्टिंग की हो और जो थोड़ा बहुत प्रयास किया, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत पुट इन कर रहा था, मैं बहुत एफर्ट डाल रहा था। वो एफर्ट डालने की वजह से क्या हुआ था कि वो फिर अजीब सा लगता है देखने में कि अरे यार ये क्या किया है मैंने। I think आप वो अगर आई थिंक इफ यू वर टू सी दिस फिल्म ना, मतलब कंप्लायंस है, कल जो मैंने कहा था ना, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वो आज कंप्लायंस है। तो ये जो छोटी मोटी फिल्म है, यू कम टू नो कि किस तरह से वहाँ कंटेंट बनता है, फिल्में बनती है, एंड देन यू नो द डिफरेंस बिटवीन हमारे यहाँ के सिनेमा
और कैसे ये लोग कैसे करते हैं, वो लोग कैसे करते हैं, जस्ट गुड लर्निंग कर्व। नहीं बिल्कुल दादा, वो लोग कैसे करते हैं, इनफैक्ट वही मैं बता रहा हूँ, बेसिक वही है दादा, कि वो लोग ज्यादातर उनका कल्चर में है कि दे रिमेन ऑनेस्ट, कि बोले हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है इस फिल्म से, हम इसको कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं बना रहे, हम एक सिर्फ स्टोरी बताना चाहते हैं और स्टोरी ईमानदारी से बताने के लिए हमको जो चाहिए हम वो करेंगे, सिंपल एज दैट। उसमें कोई भी ज्यादा उन लोग कुछ भी ज्यादा मतलब एफर्ट नहीं डालते हैं, दैट इज द मंत्र फॉर सक्सेस। यहाँ पे भी मैं यही देखता हूँ दादा कि लाइफ में जब जब हमने एफर्ट डालने की कोशिश करी है तब तब चीजें मतलब बेकार हुई है। इसकी बजाय ये नहीं कह रहे मेहनत मत करो, मेहनत करो, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करने की जरूरत नहीं है। जो अभी अपन डिस्कस भी कर रहे थे, आपको वहाँ की फिल्में से हम रिलेट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है दादा। वहाँ की जो पॉडकास्ट है मैं उनको क्यों सुन पाता हूँ, क्योंकि दे आर नेचुरल, वो नॉर्मल लाइफ को पोर्ट्रे करते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, और दैट इज और इसका 100 टाइम्स ऑपोजिट अपने सलमान खान है। आई थिंक यू कांट कंपेयर। सलमान खान नहीं, सलमान के अलग अलग उनका अलग जज्बा है, उनका अलग उनको सलमान का अलग स्वैग है, वो यू कांट कंपेयर हिम विद हॉलीवुड। हॉलीवुड वैसा इसीलिए तो आर्टिफिशियल लगता है ना देखने में। आई एम अ कंप्लीट सलमान फैन, तो उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता है भाई। सलमान जो करता है सलमान ही कर सकता है। कितना भी तू आयरन मैन लेके हल्क लेके सब एक तरफ, सलमान है, यू कांट कंपेयर, इज लाइक एप्पल एंड ऑरेंज, यू कांट कंपेयर सलमान विद सलमान है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आयरन मैन का जलवा है वो आयरन मैन का जलवा है। आपको याद है आयरन मैन, जस्ट बिकॉज वो लोग अच्छा कर डजंट मीन कि सलमान खराब कर रहा है, वो ऑपोजिट डजंट मीन कि वो खराब कर रहा है यार, वो अच्छा कर रहा है। करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कॉन्ट्रास्ट कर रहा हूँ दोनों चीजों के बीच में, कि एक जो एफर्ट डाल के आर्टिफिशियल बनाया हुआ है और एक जो थोड़ा नेचर के करीब है, जो लाइफ के करीब है। मतलब ये दोनों में कॉन्ट्रास्ट करना चाह रहा हूँ। नहीं वो लोग भी, हॉलीवुड भी दे गो ओवर द टॉप। आई मीन ऐसा नहीं है कि वो लोग दे आल्सो गो ओवर द टॉप, पड़ेगा ना, अच्छा दिखाना है लोगों। वहाँ भी कमर्शियल फिल्में बनती है, तो जिम कैरी वगैरह कितना ओवर द टॉप एक्टिंग करता है, मुंह बना रहा है, ये कर रहा है। आयरन मैन आपको याद होगा अवेंजर्स 2 की एंडिंग है मेरे ख्याल से ये, वो लोग जो वो बाहर से स्पेसशिप आता है उसको मारते हैं और एंड में लास्ट डायलॉग मतलब ऐसा लग रहा है कि टोनी स्टार्क मर गया है, मतलब ये डिफरेंस होता है स्टार में और एक्टर में। वो लोग उतना उछल के काम करते हैं तो उनको अटेंशन मिलता है। हमारा सलमान भाई क्या करता है, आता है खाली खड़ा रहता है, बस उसको काम हो जाता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। ये सब वो लोग ये शिफ्ट से आ रहे हैं, वो शिफ्ट से आ रहे हैं, बस वो आता है खड़ा रहता है, वो उतना ही उसके लिए बहुत है। ये हल्क आ रहा है, ये वो आ रहा है, स्पेस में आ रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस ये बोल रहा था कि आखिरी में जो आयरन मैन में वो जो सेकंड वाला पार्ट है शायद ये, सॉरी एवेंजर्स में, वो बिल्डिंग के नीचे पड़ा रहता है ढका हुआ मलबे के बीच में, सब ये हल्क वर्क और कैप्टन अमेरिका उसके पास जाके बोलते कि अब ये क्या बोलेगा, देखे खत्म हो गया सब कुछ। तो उसको क्या डायलॉग दिया है, वो बोलता है हिंदी वाला, मेरे को याद है उसका हिंदी की डबिंग में, हाँ दोस्तों ये तो खत्म हो गया, चलो अब यहाँ बाजू की गली में शोरमा बहुत अच्छा मिलता है, ये खाए क्या। नहीं वो इंग्लिश में वही बोलता है ना, वो इंग्लिश में देखेगा तो है ना दादा कि एक टास्क खत्म हुआ है, वो क्या बोल रहा है, चलो भाई गली के बाजू में बहुत बढ़िया शोरमा मिलता, चल के खाए क्या। ये मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द डिफरेंस, कि जब हम नेचुरल चीजें देखते हैं सुनते हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं उससे। इसकी वजह है कि मैंने जब एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी तो क्या किसी पोस्ट ऑफिस वाले की भी नहीं सुनता। नहीं तो ये आई डोंट थिंक ये डायलॉग उसका हेड डायलॉग है भाई, उसका अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता है। कितने भी तू हजारों, जब तेरा वो आयरन मैन 1000 जन्म लेगा तो ऐसा डायलॉग बोल नहीं पाएगा सलमान खान जैसा। यू नो व्हाट इट्स आई मीन सच अ अमेजिंग लाइन कि अपने आप के नहीं सोचता हूँ, मतलब इसे सच अ कमिटेड गाय भाई। ये लोग के जैसा फिर इनके जैसा वो नहीं कर सकते। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है दादा कि सलमान भाई ने जो अपना ब्रांड बनाया है वो और कोई रिपीट नहीं कर सकता भाई। आज वो अपनी जगह है, यू कांट कंपेयर। नहीं कंपेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं यूपीएससी के स्टाइल में बोले तो। हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि सारे जितने भी तेरे सुपर हीरो है ना, वो अमेरिका वाले हल्क बल ये वो सब एक तरफ, अपना सलमान भाई एक तरफ, फिर ही भारी पड़ जाएगा यहाँ पे वो। He'll be still heavy on this side। तराजू में करेगा तो। नहीं, और मेरे को क्या लगता है दादा, अगर आप देखोगे, मैंने एक बार पहले भी कहा है आपसे, और
मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज द बिग मैसेज ऑफ द डे। कल जैसे हमने जो बात किया, कल का भी एक बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आया था। आज मेरे को लग रहा है निकल के ये आ रहा है कि तेरे को नहीं लगता है I नितिन हम think कुछ ज्यादा प्रीची हो गए हैं, मैसेज दे nature- रहे हैं, क्या है मतलब वो लोग मैसेज दे रहे हैं, तेरे को नहीं लगता हम ज्यादा प्रीची हो गए, मैसेजेस देना शुरू कर दें या है ऐसा वैसा नहीं, ये वो? ऑफकोर्स उनको पीछे होना की जरूरत है भाई, क्योंकि यहाँ पे लोगों को समझना नहीं करना क्या है। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, लोगों को कि समझता है रे, एक लोग वो बहुत- समझदार है, लोग को समझता है क्या करना है, हम बेवकूफ है जो हमको लगता है कि उनको मैं समझता आपको नहीं है। बता रहा हूँ दादा, जो एक मैसेज से निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है। अरे नितिन सुन मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, हम कल कनेक्ट करते हैं, विल कंटिन्यू दिस टुमारो, राइट? इम्पोर्टेंट, हाँ कल करते हैं फिर, ध्यान रखिए अपना तब तक। This is Newstainment Television.